हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखा था और उसके अलावा हमने जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को भी देखा था। ठीक है, उनके बारे में, उनके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है, उनकी लिमिटेशंस, उनकी ड्रॉबैक्स, ये सारी बातें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और उनके बेस पर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर, जो कि हमारे हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। सो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वर प्रोटॉन्स डिस्कवर्ड। देखो हुआ क्या, अगर कोई एटम है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, बट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिख रहा था, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इसको न्यूट्रल कर रहा होगा, और वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिन्हें क्या बोला गया, प्रोटॉन्स। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। प्रोटॉन्स डिस्कवर होते हैं एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से और इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो प्रोटॉन्स जो डिस्कवर हुए थे वो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से हुए थे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोल दिया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बोल दिया जाता है क्या, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो व्हाई वर प्रोटॉन्स डिस्कवर्ड, इसलिए डिस्कवर्ड हुए थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे तो इसका मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कुछ प्रेजेंट है एटम के अंदर जो उनको न्यूट्रल कर रहे हैं, जो कि है प्रोटॉन्स। ठीक है, जो कि क्या है, प्रोटॉन्स। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। चार्ज और मास, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पे मैं लिखूंगा मास, यहां पर मैं लिखूंगा चार्ज किसका, इधर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन, इधर लिखूंगा प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम या फिर 28 ग्राम। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर आपको लिख सकते हो 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये माइनस का, और प्रोटॉन का होता है एग्जैक्टली इक्वल बट अपोजिट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम प्लस में। क्लियर, ये वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों डिफरेंट कर रहे हैं, बट जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट है। किसमें, वैल्यू में सेम है, बट किसमें, साइन में अपोजिट है। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो ये हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1.6 माइनस का बट इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम या 27 किलोग्राम, और ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम या फिर 10⁻31 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वाज थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कार्डेड। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, पहले वो देखिए। थॉमसन ने कहा, जे थॉमसन ने, कि जैसे कि वाटरमेलन होता है कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज पेयर है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज पेयर हो गया, जिसके अंदर एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज पेयर इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड थ्रू आउट दिस पॉजिटिवली चार्ज पेयर। अब मैं बनाता हूं नेगेटिवली चार्ज, क्या, इस तरीके से, यहां पे आप देख सकते हैं ये नेगेटिवली चार्ज इसमें धसे हुए हैं। कैसे धसे हुए हैं, जैसे वाटरमेलन जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, कि उसका रेड पोर्शन और एक सीड्स। ठीक है, जिसको हम रेड पोर्शन को, जिसको हम जो ईटेबल है, ठीक है, और सीड्स। तो ईटेबल मतलब जिसको हम खाते हैं, सीड्स, सीड्स जैसे धसे हुए रेड पोर्शन में, तो रेड पोर्शन को बोलते हैं क्या, पॉजिटिवली चार्ज पेयर है, और ये सीड्स जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। तो पॉजिटिवली चार्ज पेयर में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कहा चाहिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटम कुछ इस तरीके का दिखता है, थॉमसन ने बात बताई। इस मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर करके बोला गया कि वाटरमेलन मॉडल इसे बोल सकते हो, या फिर आप प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हो। जैसे जो पुडिंग होती है उसमें क्या होते हैं, रेजिन्स और इस टाइप की ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, या जो हलवा होता है उसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, तो उसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल से हम बोल देते हैं। इसके अंदर कमी क्या थी, ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसको किया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने 1909 से 1911 तक
1909 से 1911 तक रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और फाइनली अपना रिजल्ट दिया था। तो जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको थॉमसन जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, थॉमसन उसको नहीं कर पा रहा था कि अगर एटम का ऐसा स्ट्रक्चर है तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्योंकि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था, मोस्टली रेस सीधी जा रही थी, बट अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो वो सीधी नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को इस तरीके से फेल प्रूफ किया था, मतलब थॉमसन एटॉमिक मॉडल यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया गया था इस तरीके से। ठीक है, तो व्हाई वाज थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कार्डेड, बिकॉज इट कैन नॉट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द व्हाट वी कैन से अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय रदरफोर्ड। ठीक है, which was done by Rutherford। जो नेक्स्ट हमारी बात है वो है शो द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय डायग्राम ओनली। सीधी सी बात है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को आप डायग्राम से सिंपल तरीके से दिखा सकते हो। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप क्या करेंगे, एक लेड का ब्लॉक बनाएंगे, यहाँ एक स्लिट रखेंगे, इधर एक सर्कुलर स्क्रीन लगाएंगे, यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल रखेंगे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की बीम आएंगी। ठीक है, और जो क्या होगी वो मोस्टली सीधी चले जाएंगे, मोस्टली सीधी चले जाएंगी, कुछ इधर चले जाएंगे डिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, कुछ इधर डिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ZnS की कोटिंग करी जाती है जिंक सल्फाइड की, ये लेड का ब्लॉक होता है, लेड ब्लॉक, और ये रेडियोएक्टिव सोर्स है जहां से क्या आता है, ये स्लिट लगाई जाती है। ठीक है, ये सर्कुलर स्क्रीन है, ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ये मैंने ऐसे हिंट आपको दे दिया, बाकी आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, चलिए नेक्स्ट मॉडल पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम। हमने सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, बोहर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, बोहर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, जो कि किसने की, देखो सॉरी, रदरफोर्ड मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन एक्सप्लेनेशंस, कुछ बातों को रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। क्या लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस सेंटर में और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ्स में, बट अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन घूमते 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 स्पाइरल पाथ ले लेगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो जो कि क्या थी रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड टू एटम, इट मींस स्टेबिलिटी ऑफ द एटम सबसे इंपॉर्टेंट, एंड द अकरेंस ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट क्या है, इस बात को भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए। नील्स बोर एक्सेप्टेड रदरफोर्ड आइडिया that the positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in its nucleus। ठीक है, ज्यादातर मास जो एटम का है वो किस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा हुआ है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट सम डिस्टेंस अवे, और न्यूक्लियस से थोड़े डिस्टेंस पे कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। इस बात से तो बोहर एग्री कर गए, बट बात ये थी कि बोहर थ्योरी ने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में डिफाइन करेगा, मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, जब तक इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, चाहे वो कितने टाइम तक रिवॉल्व करता रहे, जैसे सैटेलाइट एक बार लॉन्च करती है तो वो घूमती रहती है, तो वो ना एनर्जी लूज करती ना गेन करती, जब तक अनटिल अनलेस कोई दूसरी चीज उससे आगे ना टकराए। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब तक इसमें घूमते रहेंगे तो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स हैं, इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, इनकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड। अगर इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, ये वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स हैं, तो डेफिनेटली एक बात होगी कि इलेक्ट्रॉन इनमें एनर्जी ना लूज करेगा ना गेन करेगा। इनको हम कहते थे शेल्स या एनर्जी शेल्स या एनर्जी ऑर्बिट, और ईच शेल हैव ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट। ठीक है, ईच शेल्स हैव ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बात आपको क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। सभी की अपनी डेफिनाइट अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। देयरफॉर दीस शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, इन्हें एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं, एनर्जी सेल्स कह सकते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं। The energy associated with the electrons in an orbit increases as the radius of the orbit increases। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे सेकंड सर्कल आएगा, थर्ड सर्कल आएगा, तो एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन सेल्स को हम डेजिग्नेट करते हैं किससे, अल्फाबेट से और नंबर से। जो फर्स्ट सेल होगी, जो फर्स्ट होगी एकदम से फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये है स्मॉल एन से दिखाते हैं नंबर ऑफ शेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और ये फर्स्ट है तो इसको हम की से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड होगी उसको एल से, थर्ड को एम से, फोर्थ को एन से, उसके बाद आएगा तो ओ पी ऐसे चलता रहेगा। तो दीज सेल्स आर नोन एज के एल एम एन एटसेट्रा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1
क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के क्लोज है उससे स्टार्ट करिए KLMN, या फिर आप सिंपल बोल सकते हैं n=1, n=2, n=3, n=4 एंड सो ऑन. An electron in a shell can move to a higher or lower energy, can move to a higher or lower energy shells by absorbing or releasing a fixed amount of energy. ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी लेके और थोड़ी सी मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके वो ऊपर भी जा सकता है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करके वो नीचे भी आ सकता है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द टू एनर्जी लेवल्स. मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस, ये हमारी फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल. ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी मान लीजिए E1, ये सेकंड एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी मान लीजिए E2, और ये थर्ड एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी मान लेते हैं हम E3. तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सेकंड में बैठा हुआ है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है थर्ड में, तो जो इनके बीच का E3 माइनस E2 जो होगा उतनी एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब चाहिए, उसे एब्जॉर्ब करेगा इतनी एनर्जी. ठीक है, अगर मान लीजिए E3 से आना चाहता है वो E2 से आना चाहता है E1, तो E2 माइनस E1 जितनी भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन, इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा. बस, तो सिंपल सी बात है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड, कितनी एब्जॉर्ब करेगा और कितनी एमिट करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उन एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप क्या है. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा. एनर्जी एब्जॉर्ब होगा डेल्टा E=E2 माइनस E1 h न्यू, और एनर्जी एमिटेड भी होगी डेल्टा E=E2 माइनस E1 h न्यू. यहाँ पर h की जो वैल्यू रहती है, h एक प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू रहती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. नेक्स्ट जो है वो आप बोहर मॉडल ऑफ एटम को इस तरीके से समझ सकते हैं. ये आपका हो गया सेंटर में न्यूक्लियस. ठीक है जी, न्यूक्लियस के बाद जो भी फर्स्ट सर्कल आएगा उसको बोलेंगे K, सेकंड वाले को बोलेंगे L, नेक्स्ट वाले को बोलेंगे M, उससे नेक्स्ट वाले को N. ये आपके होगी इलेक्ट्रॉन शेल्स, जिनको हम बोल देते हैं एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स. या ऑर्बिट्स. ठीक है, या एनर्जी ऑर्बिट्स. ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, एन की वैल्यू कितनी, स्मॉल एन की 1, सेकंड एनर्जी लेवल एन की वैल्यू 2, थर्ड एनर्जी लेवल एन की वैल्यू 3, और फोर्थ एन की वैल्यू 4 एंड सो ऑन. इस तरीके से चलता रहेगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद कैन बी accommodated in various cell. यहाँ पर आती है बोहर बड़ी स्कीम. ठीक है, बोहर बड़ी स्कीम ने कुछ बातें कही. अब ये तो हमें पता लग गया, क्या ये हमें पता लग गया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं, एनर्जी शेल्स कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं. ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन इनमें रहेंगे तो ना तो एनर्जी लूज करेंगे ना एनर्जी गेन करेंगे. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज और मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन्स इनमें रहेंगे तो ना तो एनर्जी लूज करेंगे ना एनर्जी गेन करेंगे. इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स खुद से कुछ नहीं करेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और या फिर एनर्जी रिलीज करके वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप कर सकते हैं. ठीक है, बट उस पर्टिकुलर लेवल में घूमते हुए वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे. क्लियर. चलिए मूव करेंगे अब नेक्स्ट बात पर, जो कि होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करे जाए इसके अंदर. ठीक है, तो पहले उस बात को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पाएंगे. तो एक आती है आपकी बोहर बड़ी स्कीम. बोहर बड़ी स्कीम में 3 पोस्टुलेट्स हैं. क्या कहती है बोहर बड़ी स्कीम? अकॉर्डिंग टू बोहर बड़ी स्कीम, जितने भी आपके ऑर्बिट्स हैं या जितनी भी शेल्स हैं, जितनी भी एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं वो होगा 2n². जहां पर n की वैल्यू होगी ऑर्बिट का नंबर या शेल नंबर. n की वैल्यू क्या है, ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर. मान लीजिए मैं फर्स्ट शेल की बात करता हूँ, ये हमारी हो गई फर्स्ट शेल. मैं पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. n=1 है, k शेल है. तो अगर फर्स्ट शेल की बात करूँ तो n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 × 1 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस शेल में. कितने इलेक्ट्रॉन? 2. ये हमारी सेकंड शेल है जो L है. सेकंड के लिए अगर मैं पुट करूँ तो 2n², जिसमें n की वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8. तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस L के केस में? 8, K के केस में 2. अगर मैं नेक्स्ट बात करूं 2n², थर्ड शेल की बात करूं, जिसको n की वैल्यू 3 और जिसको बोलेंगे हम m शेल. तो m शेल में कितने आ सकते हैं? 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 2 जा 18. तो इसमें कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन. तो 2n², 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16. कितने आ चुके हैं? 32. इसमें आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन.
एंड सो ऑन। इस टाइप से क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो हुआ क्या, 2 8 18 18 2 8 18 और 32, ठीक है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 मैक्सिमम, एल शेल में मैक्सिमम कितने 8, एम शेल में कितने मैक्सिमम 18 और एन में कितने मैक्सिमम 32। 2 8 18 32 इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर। अब इसमें आ सकते हैं मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। इस तरीके से जरूरी नहीं आप इसको ही निकालो, देखो आगे हो सकता है के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन। तो के लिए एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी। मान लीजिए पूछे एन की वैल्यू 6 है, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एन की वैल्यू 6 है तो 2n स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब 2 इंटू 6 का स्क्वायर, मतलब 6 6 36, तो 2 इंटू 36 मतलब 72 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर। क्लियर। ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया, कह रहा है कि अगर मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है, मान लीजिए अगर कोई शेल आउटर मोस्ट शेल है, अगर कोई शेल क्या है आउटर मोस्ट शेल, जैसे पोटाशियम का एग्जाम्पल लेते हैं, के पोटाशियम का सिंबल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो उस केस में उस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर 8 से ज्यादा हैं तो वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19, मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 19, क्योंकि न्यूट्रल दिख रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, उतने होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अगर मैं इसमें लिखता हूं तो देखो के एल एम एन ये शेल्स होती है जनरली, तो आपको के एल एम एन लिखना नहीं है खुद से, ठीक है, के एल एम एन नहीं लिखना है, आपको क्या देखना है, के एल एम एन पहले नहीं लिखना है, पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने लिख रहे हैं। 19 इलेक्ट्रॉन्स है तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले। और तीसरा रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल करते टाइम आपको इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करने हैं वो करने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, और आपको पता है पहली शेल की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद ऑर्डर क्या रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे एनर्जी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी, के की, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर रहेगा फिलिंग का, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। और यहाँ से जो हमारे पास जो यहाँ पे रीअरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट यहाँ से बन के आती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो फिलिंग ऑर्डर आता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। कितने रहेंगे जी, 19 में से 2 गए तो 17। एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8, ठीक है। 17 में से 8 गए तो कितने रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स अभी हमारे पास। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख दें, क्योंकि एम में आ सकते हैं मैक्सिमम 32। जैसे ही मैंने 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखे, ये बन चुकी है आउटर मोस्ट शेल। ये कौन सी शेल हो गई, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली, क्योंकि एन में तो कुछ नहीं है तो एन को बेशक हटा दो। तो अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तो मैंने रूल नंबर 3 ये तो बताया था, अगर कोई शेल आउटर मोस्ट शेल बन जाती है और उसमें मैक्सिमम फिर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, कितने आ सकते हैं 8। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19, जिसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में हमारे पास अभी 9 है, मैक्सिमम आएंगे 8, तो मैक्सिमम आ गए 8, बच गया 1 तो वो आ गया यहाँ पे। तो 2881 इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नॉट 289। क्लियर, 2881। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, मान लीजिए सोडियम को लिखना है तो सिंपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका के शेल में मैक्सिमम 2, एल शेल में मैक्सिमम 8 और एम शेल में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, और एम शेल में मैक्सिमम अगर 18 आ सकते हैं तो यहाँ पर कितने सिर्फ हमारे पास अवेलेबल 1, 2 8 10 और 1 11। क्लियर, ये इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक तो होगा न्यूक्लियस, एक तो क्या हो गया न्यूक्लियस, और एक क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम, ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो कहां पे रहेंगे, न्यूक्लियस में। Therefore, the entire mass of an atom is almost concentrated in the nucleus। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसे क्या बोल दिया जाता है, जनरली नेग्लिजिबल। तो जो एंटायर मास है किसी भी एटम का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके न्यूक्लियस के मास पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके न्यूक्लियस के मास पे।
द ओवरऑल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनमें से प्रोटॉन पर पॉजिटिव है पर न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन्स है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो जो आपका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? न्यूक्लियॉन्स। किस किस को? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, या फिर आप बोल सकते हो इसको फेम्टोमीटर, ठीक है। एफएम, फेम्टोमीटर क्या होता है? एफएम 10⁻15, फेम्टो क्या होता है? 10⁻15 फेम्टोमीटर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट पे मूव करेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दो पार्ट हो गए, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और इन रीजन आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट और दे आर रिवॉल्विंग which revolve around the nucleus in orbits of fixed energy। एकदम फिक्स्ड एनर्जी, अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो फर्स्ट में फिक्स्ड एनर्जी फर्स्ट की। these orbits are called energy levels and these energy levels are designated as K, L, M and so on। the maximum number of electrons that can be accommodated in any shell is given by the formula 2n square, जहाँ पे n की वैल्यू है 1, 2, 3 and so on। n is the number of shell। n अगर नंबर ऑफ शेल है तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। हमने वैल्यू पुट करी, शेल अगर k है तो n की वैल्यू 1 है और 2n स्क्वायर आ सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, l में आ सकते हैं मैक्सिमम 8, m में आ सकते हैं 18 और इसमें आ सकते हैं 32। ईच एनर्जी लेवल इज फर्दर डिवाइडेड एक्चुअली इनटू सब शेल्स, ठीक है। अगर एक मेन शेल है तो उसका डिवीजन हो गया 2 में, तो वो उनके दोनों सब शेल, ठीक है। 2 में मैंने एक एग्जांपल लिया जिसको डेजिग्नेट किया जाता है SPDF, स्मॉल s स्मॉल p स्मॉल d स्मॉल f से। फर्स्ट शेल जो k शेल वो कंटेन करेगा एक सब शेल। सेकेंड शेल है जो L शेल, उसके अंदर होंगे 2 सब शेल, एक S और एक SP, सॉरी एक S और एक P, S सब शेल और P सब शेल। थर्ड जो शेल रहेगी उसके अंदर रहेंगी कितनी सब शेल? थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल। M जो है वो 3 सब शेल कंटेन कर रहा है, मतलब SPD। और फोर्थ के अंदर 4 ही है, मतलब SPD और F। क्लियर? मूव करेंगे नेक्स्ट बात पे। क्या कह रहा है? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? देखिए हमें पता लग गया शेल्स, हमें पता लग गया सब शेल। अब ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल्स क्या है? लाइक शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, सब शेल फर्दर कंटेन ऑर्बिटल। एनी ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज अ रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो, मतलब इट इज अ रीजन इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के चारों तरफ। The maximum capacity of each orbital is that of 2 electrons। maximum capacity कितनी है each orbital की? कितनी बताइए? maximum capacity of each orbital is that of 2 electrons। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल को दिखाया जाता है एक बॉक्स से या एक इससे या एक लाइन से, मतलब अगर 5 ऑर्बिटल दिखाने तो आपको 5 बॉक्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। these boxes are equal in size, shape and energy, ठीक है। अभी के लिए these boxes are, ये बॉक्सेस मैंने बॉक्सेस का बोला है, ठीक है। अगर मैं इनकी शेप की बात करूं तो वो डिफरेंट होगी। इन बॉक्सेस की शेप की बात कर रहा हूं। अगर मैं ऑर्बिटल्स की शेप की बात करूं, ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वल, ऐसा नहीं कि ये बॉक्स छोटा बनाना है ये बॉक्स छोटा बनाना है, ऐसा नहीं। इस बॉक्स पर्टिकुलर इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे जो ये ऑर्बिटल्स जिस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे DXY DYZ जिसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी अपनी शेप होती है, वो अलग होती है। यहाँ आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। आप ऐसे कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। ये सभी रिप्रेजेंटेशन है किसकी? ऑर्बिटल्स की। नेक्स्ट आता है अगर आपकी सब शेल S है तो उसके अंदर ऑर्बिटल कितना होगा? 1 और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। P अगर सब शेल है तो उसके अंदर ऑर्बिटल 3 और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। 5 में आ सकते हैं 10 और 7 जो कि D है उसमें आ सकते हैं 14। क्लियर है? तक वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू द मास नंबर ऑफ द एटम। टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू द मास नंबर ऑफ द एटम। इस बात को डिस्कस करते हैं। ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके? मास नंबर ऑफ एटम के, ए की, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। जिसको क्या बोलते थे? न्यूक्लियस। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं।
और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं? द फॉर्मूला दैट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर शेल इज 2n²। 2n² फॉर्मूला देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n² गलत बात, 2n² सही बात, 2n और n²/2 गलत बात। तो आंसर क्या होना चाहिए आपको? ऑप्शन बी, जो कि है 2n²। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, मतलब 150 मीटर के ऑर्डर में। ठीक है, तो आंसर क्या दे रखा है? 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, नॉट मीटर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। मैं एक बार आपको यहां पर लिखा था 10⁻⁻15, एक बार उसे चेक कर लेते हैं। हाँ, 15 मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, तो वहां सेंटीमीटर ऑप्शन से रखा है, तो उनको मीटर से हम कर लेंगे। ऑप्शंस में जो दे रखे हैं वो सेंटीमीटर दे रखे हैं, हम इनको क्या कर लेंगे? मीटर, क्योंकि आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर। ओके, ये आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर कितना दे दिया आपको? अगर यहाँ पे देखो सेंटीमीटर दे रखा है, देखो एक बात और बताता हूँ, -15 तो मीटर होगा। अगर मीटर में दे रखा है तो -15 मीटर चूज करोगे। अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको बताइए 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। आप वो भी चूज कर सकते हो। -15 × 100, ये कितना आ जाएगा? 10⁻13 सेंटीमीटर। तो जानबूझकर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। -10 नहीं होगा, -13 होगा, -15 सेंटीमीटर नहीं होगा और 8 सेंटीमीटर नहीं होगा। -15 मीटर हो सकता है। ठीक है, -13 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू। पी ऑर्बिटल में होते हैं 3 सबशेल, मतलब पी सबशेल जो होती है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, पी सबशेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 6 आ सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल की सिर्फ, ठीक है, तो ऑर्बिटल मतलब एक ही ऑर्बिटल, तो उसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 2, 6, 4, 3। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे पी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल हो, एफ ऑर्बिटल हो। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। 4 नहीं आएंगे, 6 भी नहीं आएंगे, 3 भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनर्जी लेवल्स आर डेजिनेटेड एज, देखो लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी था। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि एनर्जी लेवल्स आर डेजिनेटेड एज के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। स्मॉल के नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज। न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एन से। सिंपल सी बात है। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन जो है मतलब वो न्यूट्रल है, चार्ज तो है नहीं, चार्ज नहीं तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, मर मास है मतलब 1 आएगा, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 0 and 1। तो आंसर कौन सा मैच करना है? ऑप्शन सी। ठीक है, 0 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंट सबसेल्स इन एन एटम आर रिप्रेजेंटेड एज। डिफरेंट सबसेल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एटम के अंदर? भाई डिफरेंट सबसेल मतलब एस, पी, डी, एफ। देख लेते हैं इसके क्या दे रखे हैं। तो स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका एकदम से क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन शेल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 17। ठीक है, गलत बात। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी से बताइए। 7। अगर 7 इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। और उसके बाद एल में कितने आ जाएंगे? 5। अभी तक इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हुए, बेसिकली आउटर मोस्ट शेल है, बट 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ये एग्जिस्ट करेगी। तो 2 + 5 7 हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल इज, एन शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? अब ये नाइट्रोजन एटम की बात नहीं कर रहा है, एक्चुअली में वो नाइट्रोजन एन शेल की कह रहा है, के, एल, एम, एन। तो के, एल, एम, एन काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4। तो एन की वैल्यू कितनी? 4। वो कह रहा है 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 × 4, 4 = 16। तो कितना आ गया? 32। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबशेल। वही एफ सबशेल में निकालेंगे, के, एल, एम, एन, मतलब एस, पी, डी, एफ। तो एफ में क्या है? एन की वैल्यू 4। एन की वैल्यू कितनी? 4। एन की वैल्यू 4 है, तो 4 × 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 = 16, 2 = 32। ये हो गया। ठीक है, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबशेल, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, जिसका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सबशेल। देखिए वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो मैंने जो आपको बताया था एफ सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 32। कैसे? के, एल, एम और एन।
अब क्योंकि उसने एफ सब शेल के बारे में पूछा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, KLMN जो है वो आपकी क्या है, शेल्स है, क्या है, शेल्स। उसने पूछा हुआ एफ सब शेल, मतलब SP, D और F, ये आपके एफ सब शेल, जिसमें S में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, T में 5 होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, F में 7 होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर वो N सब शेल क्या था, सॉरी N शेल क्या था, तब 32 हो जाते 2n स्क्वायर। ठीक है, तब क्या हो जाता है 2n स्क्वायर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज 8। कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एफ सब शेल, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे, देखो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते थे 14, तो ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स के लिए वैसे हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2l+1। 2l मतलब l की वैल्यू जो रहती है वो ये डिनोट करता है डेजिग्नेशन सिंबल, जिसमें s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, l और डेजिग्नेशन सिंबल, s के लिए l की वैल्यू 0, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f थी। ठीक है, तो f सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो l की वैल्यू कितनी 3, 2 × 3 + 1, तो कितना आ गया 7। कितना आ गया 7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ सकते हैं एफ सब शेल में 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एफ सब शेल में 14। ठीक है, तो 7 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। आई होप यहां तक आपको एकदम से क्लियर होगा। तो फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो विद दिस हम इस सेशन को, आज के सेशन को एंड कर रहे हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम डिस्कस किया, बोहर बड़ी स्कीम डिस्कस की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, ये सारी बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं। ठीक है, जिसमें आपने देखा कि किसी भी 2, 8, 18 और 32 ये आ रहे थे KLMN में रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इतने फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसके बेसिस पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में हमने मोस्टली फॉर्मूलाज को यूज किया। ठीक है, तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। सब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।